हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मोशन। ये हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। ऑलरेडी हम अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9th के। ये हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम मोशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम आज के लेक्चर के बारे में बात करें कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इसमें इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या है इस चैप्टर में, हमें किन किन चीजों से समझना है और कैसे हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट्स और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज के लेक्चर का यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में क्या डिफरेंस है और उन दोनों की वजह से स्पीड और वेलोसिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें रेस्ट की, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम कैसे डिस्कस करेंगे कि हाँ उस ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ हम ये कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे एक ह्यूमन बीइंग है, इसको हमने क्या करा, ये यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन बीइंग स्टैंड है। हमने देखा कि ये जो बॉडी है, ठीक है, उसे हम रेस्ट पर कब बोलेंगे, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इसको हमने दोपहर के 12 बजे देखा, तो वो क्या कौन सी पोजीशन पे था, वो पोजीशन ए पर ही था। सेम जब हमने उसे दोबारा से 3 बजे की तरफ टाइम पे देखा तो वो उसकी पोजीशन क्या थी, ए। उसी को जब हमने शाम को देखा 6 बजे के लगभग, तो हमने क्या देखा कि जो वो ऑब्जेक्ट है या सॉरी जो बॉडी है वो कौन सी पोजीशन पर है, वो पोजीशन ए पर ही है। मतलब टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, वो जहां पर था वहीं का वहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो किस पर है, रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे पेड़ की ले, ये हमारा एक ट्री हो गया, इस ट्री के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या बनाई है, एक कार को ड्रॉ करेंगे। हमने देखा जब हम इस रूट से जा रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से, एक कार है वो जा रही है, वो कितने बजे के लगभग की बात है, सुबह 7 बजे की बात है कि जो वो ट्री है वो उसी पोजीशन पर है। सेम जब ये कार रिटर्न उधर से आती है तो हमने क्या देखा कि उस ट्री की जो पोजीशन है वो भी सेम है। ये कब की बात है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रात के 11 बजे की बात है, तो हमने क्या देखा कि वो जो ट्री है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, वो जहां पर था वहीं का वहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्री किस पोजीशन पर है, रेस्ट की पोजीशन पर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक ह्यूमन बॉडी है वो एक ए पॉइंट पर है, उसकी पोजीशन ए पॉइंट पर है। उसे जब हमने 12 बजे देखा तो भी उसकी पोजीशन सेम है, 3 बजे देखा दोपहर में तब भी उसकी पोजीशन सेम है। साथ ही साथ जब हमने उसको 6 बजे के टाइम पर नोटिस करा तो हमने देखा कि उसकी पोजीशन अभी भी कहाँ पर है, ए पर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन का चेंज नहीं हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब हमने हर अलग अलग टाइम पर उसको देखा लेकिन उसकी पोजीशन कैसे है, सेम, यानी ए पोजीशन पर ही वो हमें प्रेजेंट मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो किस पर हैगी, रेस्ट पर। तो रेस्ट क्या होता है, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हम एक बॉडी को रेस्ट स्टेट पर तब कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब या फिर
जब किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है पर्टिकुलर पॉइंट से या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पर है या वो बॉडी किस पर है, वो है हमारी रेस्ट पर। नेक्स्ट है इसमें मोशन। मोशन में क्या होगा, देखो अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। देखो रेस्ट वाले पोजीशन पे ये हो रहा था कि जो हमारी बॉडी की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मोशन की, तो मोशन में क्या होगा, मानो एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है ए, 5 मिनट बाद हमने देखा कि उसकी पोजीशन क्या हो गई, बी हो गई। सेम जब हमने उसको 10 मिनट्स के बाद नोटिस करा तो उसकी पोजीशन कुछ सी हो गई। तो वही बोला गया है कि मोशन क्या होता है, मोशन वो होता है कि जब हमारी कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट माने तो इसका रेफरेंस पॉइंट ए है, या फिर इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं कि अगर हमारी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब देखो टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में। लेकिन अगर वही हम बात करें कि ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो 10 मिनट्स के बाद भी ए पर ही है, 15 मिनट के बाद भी ए पर ही है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम किसमें कंसिडर करेंगे, रेस्ट में। तो ये हो गया हमारा रेस्ट और मोशन के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस, कि रेस्ट में किसी बॉडी को कब बोलेंगे और मोशन में किसी बॉडी को हम कब कंसिडर करेंगे। अब जो हमारा मोशन है वो कई तरीके का होता है। सबसे पहला है इसमें हमारा सर्कुलेटरी मोशन, वो मोशन जो हमारे एक सर्कुलर पाथ में हो, जैसे अगर हम माने ये हो गया हमारा यहाँ पे सन, और सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, हमारे प्लैनेट्स, वो पर्टिकुलर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वहां पे वो कौन सा मोशन होता है, वहां पर होता है वो हमारा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट दे रखा है इसमें हमारे पास लीनियर मोशन, जब हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो, जैसे यहाँ पर हो रहा था कि एक बॉडी है वो ए से बी गया, देन वो बी से सी पोजीशन पे गया, हमने क्या देखा कि जो उसका पाथ है वो कैसा स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे मोशन को हम क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम लीनियर मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन में जो पाथ होगा वो कैसा होगा, टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे यहाँ पे माना हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, लेकिन जब भी हम उसको रिंग करते हैं तो वो पहले इस पोजीशन पे जाएगा, देन वो दोबारा घूम के इस पोजीशन पर आएगा, और हम देखेंगे कि पेंडुलम की जो मोशन है वो कंटिन्यू इस पोजीशन में होता रहता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में हम इसे कंसिडर करेंगे, वाइब्रेटरी में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, वो कैसे मूव करेगा, आगे पीछे, मतलब वो कंटिन्यू अपनी पोजीशन पे इस तरीके से मूव करेगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमने बात कर ली रेस्ट की और मोशन की, यानी रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ हमने मोशन के 3 पार्ट्स पढ़े। सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, मतलब जिसमें जो तुम्हारा पाथ होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है इसमें लीनियर मोशन, जिसमें जो तुम्हारा पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। थर्ड दे रखा है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जिसमें जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो पाथ में मूव करेगा। अब हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटी मतलब जिसमें हम चीजों को मेजर करें। तो हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, टोटल हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक जगह पे यूज होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे सातों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखो हर एक क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है जो हमारे 2 पार्ट्स में लिखा जाता है।
First write the magnitude of the physical quantity and then write the unit of the quantity, that is magnitude per unit. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसमें ये बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक यूनिट है, ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें क्या फिल हो रखा है, मिल्क फिल है। कितना है, ये हो गया हमारा 250 ग्राम्स, मतलब यहाँ पे हमारा कितना मिल्क है, 250 ग्राम हमारा मिल्क है, यानी इसकी जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात किया गया है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा मिल्क 250 ग्राम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिल्क की क्वांटिटी हमने लिखी है वो कैसे लिखी है, 250 ग्राम। ठीक है, GRAM, जिसमें हमने ग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करा है, जी। अब इसमें देखेंगे कि ये हो गई हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी, कि मतलब जो हमारा मिल्क है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई 250 ग्राम। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इसमें ये हमारा 250 है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यू, इट कैन बी 1 2 3 100 1000 पर मिलियंस, मतलब जो हमारी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है हमारी मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ उसमें हम क्या रखते हैं, यूनिट को भी रखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो गई, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्वांटिटी, जिसमें हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड को रखते हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद हम यूनिट को रखते हैं जिसमें यूनिट रिप्रेजेंट करती है कि वो चीज लेंथ में दे रखी है, या फिर हमें लीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, या फिर वो हमें क्यूब सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारा इसमें लेंथ, सेकंड इज टाइम, थर्ड है हमारा मास, फोर्थ है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिफ्थ है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और सेवेंथ है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एसआई यूनिट्स भी है, जिसमें हमें पता है कि यूनिट्स का जो हम होते हैं उसका नेम दे रखा है और साथ ही साथ उसके सिंबल के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, लेंथ। लेंथ यानी जिसमें हम लंबाई चौड़ाई इन सब चीजों को नापते हैं, तो उसको हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में, जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। सेकंड है हमारे पास टाइम। टाइम की जो हमारी फिजिकल यूनिट क्वांटिटी की जो एसआई यूनिट है वो हो गई सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। थर्ड है हमारे पास इसमें मास, जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। फोर्थ है हमारे इस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो है केल्विन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की हमारी और दो यूनिट होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, लेकिन हम फिजिकली मोस्टली मतलब ये बोलो कि जो यूनिवर्सल फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम उसको किसको लेकर चलते हैं, केल्विन को। फिफ्थ है हमारी इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी जो यूनिट है वो हो गई हमारी मोल, जिसको सिंबल है MOL। सिक्स है हमारी इसमें इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर में नापते हैं और जिसका सिंबल हो गया हमारे पास कैपिटल ए। एंड लास्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट को लेकर की है कि कितना उसमें शाइन अमाउंट है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, जिसको हम कैंडेला में नापते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट है स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जो टोटल हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनका नाम और साथ ही साथ उनके सिंबल्स के बारे में बात की गई है।
अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमने उनको दो तरीके से ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। एक है हमारे पास वही स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है हमारी इसमें वेक्टर क्वांटिटी। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने 7 पढ़ी है, अब इन 7 में हमारी कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ होती है वेक्टर। तो अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसमें डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है। और वही जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड करके स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखा। अगर हम इसमें इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन है वो क्या होगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल है कुछ स्केलर क्वांटिटी के, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क और इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज है। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो ये हो गई हमारी क्वांटिटीज के बारे में बात, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स को देखा है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, उसमें ये बोला जाता है हमें पर्टिकुलर एक वर्ड दे दिया जाएगा या फिर ये बोल दिया जाएगा हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है और मोमेंटम है। हमसे इसमें पूछा जाएगा बताइए स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो हमें वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी के क्या एग्जांपल हैं और साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी के क्या एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर के सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी वो फिनिश हो गया है पार्ट। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। देखो अब इसमें हम कैसे समझेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने बोला इनिशियल पोजीशन। मतलब यहाँ पे मानो एक इंसान है, उसको इस बी पॉइंट पर जाना है। इस बी पॉइंट पे मान लो बी पॉइंट पे उसका घर है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब इस इंसान को अपने घर पे जाने के लिए जो भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितना भी उसको चलकर जाना पड़ेगा, जितनी भी वो लेंथ कवर करेगा अपने ट्रेवलिंग के टाइम पे, उसे को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। देखो जहां से उसने शुरुआत करी वो हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, और जहां पर उसको पहुंचना है वो क्या हो गया? उसका फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक की जितनी भी पाथ की लेंथ होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। लेकिन ये कौन से पाथ के बारे में बात किया जा रहा है? एक्चुअल पाथ, मतलब रियलिटी में वो कितना चल के गया है वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो ये आदमी है वो पहले 3 मीटर इधर की साइड चला, फिर उसके बाद वो 4 मीटर इधर हमारा स्ट्रेट पोजीशन पे चला, उसके बाद वो हमारा बी यानी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है। तो यहाँ पे अगर हम इसके टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो वो 3 मीटर हमारा यहाँ पर चला है, 4 मीटर यहाँ चला, यानी उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी?
7 मीटर। तो ये होती है हमारी उसकी डिस्टेंस, मतलब वो एक्चुअल में कितने पाथ को कवर करके अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लें, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर फ्लोर है किसका, रूम का, और इस रूम के फर्स्ट कॉर्नर पर यहाँ पे हमारे पास एक शुगर का छोटा सा क्यूब रखा है, मतलब चीनी का थोड़ा सा टुकड़ा रखा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक एंट है, यानी चींटी है। उसे क्या करना है, उसे इस शुगर क्यूब के पास पहुंचना है। तो हम देखेंगे कि इस रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो टोटल कितनी है, 4 मीटर्स की है। तो ये चींटी क्या करेगी, चींटी पहले 4 मीटर इस पोजीशन पे चलेगी, देन वो 4 मीटर इस पोजीशन पर चलेगी, उसके बाद वो 4 मीटर इस पोजीशन पर चलेगी, और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, फाइनली वो पहुंच जाएगी वो अपने शुगर क्यूब के पास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंड की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 4 मीटर ये वाली, देन 4 मीटर ये वाली, साथ ही साथ 4 मीटर ये वाली। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 4 4, यानी 12 मीटर। तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 12 मीटर कहलाएगी। तो ये वो पाथ है जो उसने एक्चुअली में ट्रेवल किया है अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। जहां से चींटी ने स्टार्ट करा वो हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, यानी शुरुआती पोजीशन, और जहां पे उसने खत्म करा वो हो गया उसका फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन तक, या फिर इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी लेंथ को कवर करता है एक्चुअली में उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और वो किससे डिनोट होता है, स्मॉल डी से। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाएगा, उसके पास डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। अब क्या बोला गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर। देखो, एक चीज हमें यहाँ पे, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, यानी जो गाड़ियां होती हैं, उसमें आगे सर्कुलर फॉर्म में एक मेजरमेंट के लिए वहां पे इस तरीके से होता है, जिसमें क्या नापा जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, वो व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो उसको बताता है। तो जो रमेश है वो 65 किलोमीटर मान लो स्कूटर से उसने ट्रेवलिंग की है, तो जो उसका ओडोमीटर होगा स्कूटर का वो ये बताएगा कि वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करा है, 65 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें इस ओडोमीटर का नाम याद रखना जरूरी है कि व्हीकल्स में डिस्टेंस को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओडोमीटर का। नेक्स्ट पे रखा है द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। देखो, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगी। अब हमसे क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट में आगे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। पहले हम ये समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है या नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, मानो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है,
ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है? उसको अपने घर पे जाना है, वो कैसे जाएगा? 4 मीटर की डिस्टेंस पहले उसने यहाँ पे कवर करी, उसके बाद वो 3 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पे कवर करके जा रहा है। उसने एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल करा, तो अगर हम इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसका डिस्टेंस होगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर यानी टोटल 7 मीटर। लेकिन अब इसके पास एक क्या है, छोटा रास्ता है, मतलब वो शॉर्ट रास्ते से जाएगा जिससे वो घर जल्दी पहुंचे। तो उसने क्या करा, उसने डायरेक्ट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, मतलब उसने दूसरा रास्ता अपनाया जो कितना मीटर था, 5 मीटर। तो हमने क्या देखा, एक्चुअल में पाथ उसने ये चला, लेकिन जो सबसे छोटी डिस्टेंस थी यही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी हमारी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमें बात की गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। वो जीरो कब होगा, जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगी। मानो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, उसने क्या करा, एक सर्कुलर पाथ में घूम के दोबारा उसी पोजीशन पर आ गया। तो हमने क्या देखा, जहां से शुरू करा वहीं पे खत्म हो गया, यानी उसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, जीरो। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। लेकिन ये कौन से केस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इससे भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात। देखो अब यहाँ पर वही सर्कुलर पाथ के बारे में दे रखा है। सर्कुलर पाथ में हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट भी। माना कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या करा, वो ए से स्टार्ट करा और बी पर आकर के खत्म हो गया, यानी उसका वही इनिशियल पॉइंट है, वही उसका फाइनल पॉइंट है। तो इस केस में क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में ये होता है कि तुमने टोटल कितना पाथ कवर करा है। अगर हम सर्कुलर वाले रीजन में देखें तो वो यहाँ से लेकर के एक पॉइंट से दोबारा एक पॉइंट पे है, मतलब उसने एक सर्कल के सरकमफ्रेंस किनारे को कवर करा। और हमें पता है कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। अब हमसे बात की गई है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो अगर हम डिफरेंस को देखें, ये हमारा पेपर के पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखें तो क्या बोला गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले जो डिस्टेंस है, जो बार बार मैं उतनी देर से बोलते चली आ रही हूँ, वो क्या है, एक्चुअल पाथ। मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। और उसने कितनी शॉर्टेस्ट लेंथ है, यानी सबसे छोटे पाथ से डिस्टेंस को कवर किया है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी सबसे छोटी वाली लेंथ होगी, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा बोला गया है क्वांटिटीज के बारे में कि जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होंगे। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहता है, कभी भी ये जीरो नहीं होगा, ना ही ये कभी हमारा नेगेटिव होगा। अगर वही हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो वो हमारा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और साथ ही साथ जीरो भी होगा। जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब वो पाथ कैसा होगा, लीनियर। देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि वो पाथ लीनियर होगा। इस केस में ये बोला गया है, मानो हमारे पास एक बॉडी है ए, उसको बी पॉइंट पर जाना है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, यही उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। एक्चुअल पाथ उसने ये कवर करा है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ए से बी सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन पर ही जा सकता है। अगर वो इस तरीके से घूमकर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, यानी ये हमारी डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर नहीं होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा तभी इक्वल हो सकता है जब वो कौन से पाथ में होंगे, लीनियर पाथ में होंगे। वहीं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ
और इट इज लेसर देन डिस्टेंस, मतलब बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के इक्वल तब होगा जब वो हमारा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, लीनियर होगा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस की बात। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला गया इस एग्जाम्पल में, देखो, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कुलर पाथ का हाफ, तो ये वही चीज है। अगर हम इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करिए सर्कुलर होगा, लेकिन ये उसका हाफ है, तो ये कैसा पाथ हो गया, सेमी सर्कुलर पाथ, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब ये हो गया हमारा इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी वो ए से उसने शुरुआत करी है और कहाँ पे जाके फिनिश किया है, बी पे फिनिश हुआ है उसका मोशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना है। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 पाई आर का हाफ, यानी जो हमारा सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन ये हमारा उस सर्कुलर पाथ का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ, यानी टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर का हाफ, कैंसिल होकर के कितना आएगा, पाई आर। अब हमें क्या करना है, इसमें पाई आर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो पाई आर की वैल्यू हो गई हमारी 3.14 और रेडियस हो गया हमारा इसमें 10 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 31.4 मीटर। और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो ये हो गया हमारा इसका टोटल डिस्टेंस। अगर वही हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक अगर हम देखें तो ए से बी में जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी डायमीटर है, वही इसका सबसे छोटा पार्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 10 मीटर, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा 20 मीटर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन में टाइम। देखो, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितने यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से भी कहीं कहीं पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड के बारे में बात करें कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्पीड। जिसको हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस हो गया हमारा एस और टाइम हो गया हमारा स्मॉल टी। वही अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो, डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो जो हमारी स्पीड की एसआई यूनिट है वो क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा है, स्पीड के बारे में। स्पीड में क्या था कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। जिसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, यानी एस बाई टी, और जिसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड।
स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या बोला गया है, इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो मानो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, उसने मोशन करा, ठीक है। उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी। कितनी, 15 मीटर डिस्टेंस कवर करी 5 सेकेंड्स में। या फिर हम यहाँ पे ये कहें उसने ए से बी तक 4 मीटर डिस्टेंस कवर करी 2 सेकेंड में। उसके बाद वही बॉडी सी पॉइंट पर पहुंची कितने टाइम में, 4 मीटर उसने डिस्टेंस फिर से कवर करी 2 सेकेंड में। देन दोबारा से वो डी पॉइंट पर पहुंचा, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जिसने वो 4 मीटर डिस्टेंस को कवर करा 2 सेकेंड में। अगर हम सब जगह की स्पीड को निकाले तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी 4/2 कैंसिल आउट होके कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ फिर से निकाले 4/2 यानी ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 4/2 ये भी क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो हम यहाँ पे क्या बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम पे। जैसे हमने इस वाले केस में देखा कि हम बार बार 4 मीटर ये डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम। तो जो इस कंडीशन का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया, उसको कितना मीटर चला, वो 5 मीटर, लेकिन टाइम कितना लगा, मानो 30 सेकेंड, यानी 50 मीटर चला वो 30 सेकेंड्स में। वहीं अगर हम बात करें वो दोबारा सी पॉइंट पर पहुंचा और वहां पे हमने क्या देखा कि वो 60 मीटर चला कितने सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में। अगर हम यहाँ पे इसकी स्पीड को मेजर करें तो ये होगी 50/30 यानी कैंसिल होके कितना आया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें 60/40, कितना आया, 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यूज स्पीड की क्या आ रही है, अलग अलग। और साथ में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो हमने डिस्टेंस कवर करी है वो भी अलग है, एक जगह हमारी 50 मीटर है, एक जगह हमारी 60 मीटर है। और टाइम ड्यूरेशन भी दोनों में क्या है, अलग। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही चीज बोली गई है कि अगर हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी तो जो उसकी स्पीड होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारी स्पीड है वो कंटिन्यू सेम आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। हमारी एवरेज स्पीड होती है वो डिस्क्राइब करती है एक सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड की पूरे मोशन के अंदर। एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं उन सबको सम करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड में भी हमारी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू की स्पीड निकल करके आती है। अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब किसी बॉडी ने टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अपॉन में टोटल टाइम
टेकन। ये हमारी कहलाती है एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है। क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी? किसी बॉडी की स्पीड मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी अगर वो 40 किलोमीटर 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है? तो देखो, यहाँ पे हमें एक चीज याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, यानी किलोमीटर पर आवर में है, और उसे हमें किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, उस पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 मीटर पर सेकंड से। अब ये आया कैसे, ये देखो, किलोमीटर के बारे में हम बात करें तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम इस 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर को लिख सकते हैं। सेम हमें एक चीज और पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको 3600 सेकेंड रख दिया। 20 से 20 कट हो जाएंगे, इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 5 10, 2 1 2 और 2 8 16, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। वहीं अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो हम वहां पे डिवाइड करेंगे किससे, 5/18 से। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें स्पीड बतानी है बॉडी की, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में और साथ ही साथ किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस यानी एस हो गया हमारा इसमें 40 किलोमीटर। और अगर हम टाइम टी के बारे में बात करें तो वो हो गया हमारा इसमें 5 आवर। तो हमारी स्पीड हो गई किसमें, किलोमीटर पर आवर में, वो होगी 40 डिवाइड बाय 5, यानी कैंसिल होकर कितनी आएगी टोटल, 8 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन वही अगर हम स्पीड के बारे में बात करें किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि 40 डिवाइड बाय 5, या फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर को हम ये लिख सकते हैं 40 × 1000, सेम 5 × 3600, यानी इसको अगर हम 0 से 0 कैंसिल करें तो इसको हमें पता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5/18 को, जिसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5/36 के। मीटर पर सेकंड में स्पीड को निकालने के लिए जो भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में वैल्यू होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो हमने यहाँ पे 5 को 5 से कैंसिल कर दिया। जब हम 40 को 18 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड, और ये हो गई हमारी मीटर पर सेकेंड के अंदर स्पीड। अब बारी आती है हमारे पास वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, देखो, एक चीज और, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वही हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी होती क्या है, अगर हमारे किसी भी बॉडी के पास स्पीड है विथ डायरेक्शन तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। अगर इस हम इसे लैंग्वेज में समझे, इजी लैंग्वेज में, तो ये इस तरीके से होगा कि मानो एक, ठीक है, ये हो गई हमारी बाईसाइकिल जिसपे एक छोटा सा बच्चा सवार है। वो क्या करेगा, अब हम उसकी स्पीड के बारे में अंदाजा लगाएंगे। उसकी स्पीड मानो यहाँ से लेके स्ट्रेट पोजीशन पे 4 किलोमीटर, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड है।
14 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा छोटा-सा बच्चा है वो स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट पोज़ीशन पे जाते-जाते फिर स्ट्रेट पाथ पे जाते-जाते उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। यानी वो उसके लेफ्ट साइड की डायरेक्शन हो गई, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे की डायरेक्शन है या स्पीड है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। कौन-सी साइड में? लेफ्ट साइड में। तो ऐसी स्पीड जिसके साथ हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, वो कहलाती है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज होती जाएगी। साथ ही साथ इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर हम यहाँ बात करें, हमने डिस्प्लेसमेंट को ही क्यों रखा? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट दे रखा है इसमें फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। जैसे हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वैसे हम वेलोसिटी को भी कंसीडर करते हैं, वैसे वेलोसिटी को भी काउंट करते हैं। वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। मतलब उसने कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करी है वो और कितने टाइम इंटरवल में कवर करा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो ये कौन से कंडीशन में है? ये है हमारी नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में। लेकिन अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वैसे उसका टाइम भी चेंज हो रहा है और हर बार डिस्टेंस और टाइम हमारा सेम है, तो इस कंडीशन पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल पोजीशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी एवरेज u प्लस वी डिवाइड बाय 2, जिसमें u हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v हो गई हमारी इसमें फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली के अकॉर्डिंग वेलोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, और अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी, मतलब जैसे जैसे उसका टाइम चेंज हो रहा है उसकी तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा वी एवरेज इज इक्वल्स टू में यू प्लस वी डिवाइड बाई 2, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, वो हमारा कहलाएगा एवरेज ऑफ वेलोसिटी। एक चीज और इसमें अगर हम वेलोसिटी के उसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी क्या होगी? देखो डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर, टाइम की हो गई सेकंड, तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ देखो जो वेलोसिटी है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, इस वजह से हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, साथ ही साथ जीरो भी हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या बोला गया है?
ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी, एक बॉडी है जिसने अपनी फर्स्ट हाफ जर्नी इट ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब मानो हमारे पास एक बॉडी है जिसने अपनी आधी जर्नी कितनी स्पीड से कंप्लीट करी, 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने अपनी आधी बाकी जर्नी कितनी स्पीड से कंप्लीट करी, 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब वो अपने फाइनल पोजीशन पर आ गया, यानी पहले उसने 40 किलोमीटर पर आवर से करी, उसके बाद उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करी। तो इस कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड क्या होते हैं, टोटल वेलोसिटीज, मतलब जितनी भी स्पीड दे रखी है उनका सम अपॉन में कितनी दे रखी है वो, यानी v1 प्लस v2 बाई 2, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। v1 है हमारा इसमें 40, v2 है 20 डिवाइड बाई 2, यानी 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या करना है, अगर हमारे पास वेलोसिटीज गिव स्पीड गिवन है तो हमें दोनों सब स्पीड्स का सम करना और डिवाइड बाय 2 करना, उससे हमारी क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, एंड अगेन 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। तो हम अगर यहाँ पे स्पीड देखो क्या बोला गया है, एक कार है, कार ने क्या करा है, ट्रेवल करा है 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले आवर्स में, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक वो ए पॉइंट पर पहुंचा 1 घंटे के अंदर। पहले 1 आवर में उसने कितना स्पीड, कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 20 किलोमीटर। अगर हम यहाँ इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो वो कितना होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पहले 1 आवर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। देन उसके बाद वो दोबारा जो सेकेंड आवर है, यानी दोबारा से जो उसका 1 आवर है उसने 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करा। उसके बाद जब वो दोबारा सी पॉइंट पर पहुंचा उसने थर्ड आवर में अपनी स्पीड कितनी रखी, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को निकालें तो किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू में टाइम के। अब हमें यहाँ पर स्पीड और टाइम दे रखा है, अगर हम डिस्टेंस निकालें हर एक केस की तो वो होगा 20 × 1 यानी 20 किलोमीटर, 40 × 1 यानी 40 किलोमीटर, और 30 × 1 यानी 30 किलोमीटर। हमसे बात किसकी की गई है, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या होता है, सारी स्पीड्स का सारे डिस्टेंस का सम, यानी 20 + 40 + 30 अपॉन में जितना भी हमें टाइम लगा है, टाइम कितना लगा हमें, 3 आवर्स।
तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 90/3, जो कैंसिल होके आएगा वो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्पीड वाले टॉपिक में, इसको बस थोड़ा सा हम क्वेरी समराइज करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमें पता है, जब बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर हम यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखें तो मानो ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये हो गया हमारा टाइम 5, 10, 15 और 20। ये हो गया हमारा डिस्टेंस 5, 10, 15 और साथ ही साथ 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा 5 सेकंड में। दोबारा उसने 10 मीटर कवर करा 10 सेकंड में। उसके बाद हमने देखा कि उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर करा किसमें, 15 सेकंड में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार 5-5 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने कितने टाइम पे, 5-5 सेकंड्स के अंदर। यानी डिस्टेंस और जो हमारा टाइम है वो हर बार सेम है, यूनिफॉर्मली है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, देखो इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा सा दे रखा है कि जो हमारे क्लॉक के हैंड्स होते हैं, मतलब जो हमारे उसमें सुइयां प्रेजेंट होती है, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, यूनिफॉर्मली होती है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो भी हमारा अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ये सारे हमारे कौन से मोशन में आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, इस टाइप के मोशन के अंदर जो तुम्हारी बॉडी है वो ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल के टाइम के दौरान जो हमारी डिस्टेंस है वो अनइक्वल भी हो सकती है, हो सकता है दोनों ही अलग अलग हो, मतलब डिस्टेंस अलग ट्रेवल हो रही है, साथ ही साथ हमारा टाइम भी अलग अलग लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड, जैसे हम अगर बिजी रोड में एग्जांपल ले, जब हमारी गाड़ियों वो जो रोड होती है उसमें हमारा ट्रैफिक लग जाता है, बिजी रोड होती है, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि कभी कभी जो हमारी कार है वो बहुत स्मूथली चली जाती है, कभी कभी वो ट्रैफिक में फंस जाती है कि 1 मिनट में हमें कई किलोमीटर हम कुछ ही टाइम में ट्रेवल कर ले रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में भी हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो वही बोला गया है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और ये दे रखा है कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डिसेलरेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मानो ट्रैफिक में हमारी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, ठीक है, गाड़ी फंसी हुई है, जैसे ही ट्रैफिक मिलेगा, अभी मान लो ट्रैफिक मिला हुआ है, यहाँ पे हमारी स्पीड कैसी होगी, एकदम स्लो, एकदम वेलोसिटी धीरे, बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे और तेजी से उस ट्रैफिक से निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अपनी बॉडी के, सॉरी, अपनी कार के अंदर एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे तेजी से, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड है वो तेज होगी और वो उस जाम से निकल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये कौन सा है, एक्सेलरेटेड। अब मान लो हमारे पास एक केस ये दे रखा है कि अब हमारे पास हम बहुत तेजी से स्पीड में आ रहे हैं और हमें बीच में मिल जाता है ट्रैफिक। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में अपनी स्पीड को कम करते हैं, एक्सेलरेशन को कम करते हैं, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करते हैं और हमारी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसे हम बोल रहे हैं डिसेलरेट, जहाँ पे हमें एक्सेलरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करते हैं, वही होती है हमारी डिसेलरेट। ठीक है। अब वैसे तो ये एक्सेलरेशन हमारा एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमें इतना ये याद रखना है कि जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं
हमारी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन का सिस्टम होता है, जब हम उसे एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है। वहीं अगर हम एक्सेलरेशन को कम कर रहे हैं, यानी डिसेलरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी स्पीड है वो क्या सी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो नॉन यूनिफॉर्म में वही हमें एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में दे रखा है, व्हेन बॉडी मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी एक बॉडी ये है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसका टाइम अलग है, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी अलग है। मान लो ये हमारा 1 2 3 है, ये हो गया हमारा 5 10 और 15। यहाँ पे हमने देखा 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 है। वही हम देखेंगे कि 2 सेकेंड्स में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 के समथिंग है। वही 3 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी 15 के समथिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो उसका डिस्टेंस है वो भी इक्वल नहीं है, टाइम भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे शो हो रखा है, यानी स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी इंक्रीज करेगी और मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। दूसरा इसी में हमारे पास दे रखा है डिसेलरेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में स्पीड बूस्ट होती है और डिसेलरेशन में स्पीड हमारी घटती है, या फिर रिटार्डेशन में हमारी स्पीड घटती है। तो बोला क्या है, अगर हमारे बॉडी का जो मोशन है वो डिक्रीज करेगा विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास ये है एस डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हमने देखा था कि हमारी जो कार थी वो बहुत तेजी से स्पीड से आ रही थी, ठीक है, वो बहुत तेजी से डिस्टेंस टाइम को कवर करती, लेकिन जैसे ही उसने भीड़ को देखा, वहां पे ट्रैफिक को देखा, उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया और एक टाइम के बाद वो किस पोजीशन पे आ जाता है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। यानी उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, खत्म होने लगी, वो अपने एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। यहाँ पर भी देखो हमें वही दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि वेलोसिटी यानी स्पीड है विथ डायरेक्शन, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है, और कम करते करते किस पे पहुंच गया, एक रेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन। If a body is traveling with non-uniform motion, then the speed will not be constant and have different values throughout the motion। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज और याद रखनी है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो हमारी वेलोसिटी निकल के आए, चाहे वो हमारा स्पीड, चाहे वो एक्सेलरेशन, कुछ भी निकल के आएगा तो हम उसके आंसर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी पर्टिकुलर एक यूनिट को भी मेंशन करेंगे। अगर वो हमारी स्पीड है तो उसमें हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे, वेलोसिटी है तो भी हम उसमें मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अगर मान लो हमसे कोई हमारी एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है उसमें, तो हम एक्सेलरेशन में उसकी यूनिट क्या रखेंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीजों के साथ साथ अपने आधे चैप्टर को कंप्लीट किया है। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज, रेस्ट और मोशन के बारे में समझा। उसके बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करा कि स्पीड वेलोसिटी का कैसे दूसरे से अलग अलग है। साथ ही साथ हमने वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात की, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, क्यों डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सारी जितने भी क्वेरीज थे वो हमने सॉल्व किए। उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बात करी है। तो ये यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर करा है। नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स हैं, एक्सेलरेशन, यूनिट्स वगैरह, और उसके साथ साथ जो भी हमारी इक्वेशंस है मोशन के अंदर, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा ये पार्ट 1 फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अपने आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं।